दोस्तों, आज पेश है शैतान का बाप सागर सलीम। ये एक और चित्र दोस्तों। स्वर्णद्वीप बहुत से टापुओं पर आधारित एक छोटा सा देश था, जिसके निवासी पूर्ण रूप से भारतीय ही थे। इसी देश के एक गोल्डन टाउन में समुद्र तट पर शानदार बंगला बना हुआ था। यह बंगले का मालिक बालचंद्र पाली अपने प्रियसी शीला के साथ, क्या आज हमें समुद्र में छानना होगा बाली? हाँ शीला, लेकिन मुझे इस विषय की आज मेरी तलाश पूरी हो जाएगी। मुझे वह चीज़ मिल जाएगी जिसे प्राप्त करने के लिए मैंने बंगला खरीदा था और महीनों तुम्हारे साथ यहाँ पड़ा रहा हूँ। आखिर तुमने किस चीज़ की तलाश है बाली? एक खजाने की। मुझे किसी तरह पता चला गया था कि कुछ लोग समुद्र के क्षेत्र में बहुत सारा खजाना छुपाया है। तुम शायद मजाक कर रही हो। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। खैर, फिलहाल बहस छोड़ो और चलो लॉन्च तैयार करें। कुछ देर बाद लॉन्च में गहरे समुद्र की ओर जा रहे थे। मुझे यकीन है कि आज मेरी तलाश खत्म हो जाएगी। आज मेरे हाथ सफलता मिलेगी। मुझे उम्मीद तो नहीं है। एक स्थान पर बाली ने लॉन्च रोकी। मैं पानी में जा रहा हूँ शीला, तुम जरा होशियार रहना। ओके, ऑल द बेस्ट। शीला धूप सेकने के लिए लॉन्च के फर्श पर लेट गई। मैं बाली के साथ आकर फंस गई। मुझे बहुत शुष्क आदमी है। इसमें कहीं दिलचस्पी इंसान का दोस्त जयदेव। इसके साथ घूमने फिरने में अलग आनंद है। तभी बाली सतह पर उभरा। शीला, जल्दी रस्सा फेंको। लॉन्च में बंधा हुआ रस्सा उसने बाली की ओर उछाल फेंका। रस्सा थाम बाली फिर से गोता लगाया। 10 मिनट बाद बाली रस्से की मदद से एक संदूक को बांधी सतह पर उभरा। यह तो सचमुच खजाना ले आया। शाबाश, जोर से खींचो। आई। समुद्र लॉन्च में रखने के बाद तेजी से वापस गई। तट पर पहुंचकर बाली ने अकेले ही संदूक को कमरे में ले जाकर उसे उठा लिया और बंगले में ले आया। बंगले में ड्राइंग रूम में पहुंचकर किचन से छुरी और हथौड़ी वगैरह उठा लाओ। छुरी की मदद से उसने संदूक पर चढ़ा कनवस काटा। बाली, क्या यह सचमुच खजाना है? देखते जाओ। हथौड़ी से संदूक का ताला तोड़ा गया। अब देखो क्या निकलता है। रुपये, ओह इतने सारे। यह माल ही माल। ओह गॉड, इतना माल। संदूक को पाने की खुशी में वे दरवाज़ा बंद करना भूल गए। फलस्वरूप जयदेव भीतर आ गया था। जयदेव, तुम यहाँ? जयदेव, हाँ बाली, इतना तुमने कुबेर का खजाना ढूंढ निकाला है। तुमने बताया नहीं कि तुम यहाँ क्यों आए। जयदेव, आया तो मैं तुमसे मिलने था दोस्त, लेकिन मुझे क्या पता मेरी किस्मत मुझे यहाँ क्यों खींच कर लाई। मैंने तुम्हें यह संदूक समुद्र से निकाल कर लाते देखा। सच बताओ, क्या चक्कर है? इस कमीने को अभी यहाँ आकर मरना था। अब इसे अपना राज बताना ही होगा। तुम ठीक कहते हो, मैंने यह खजाना समुद्र से निकाला है। वेरी गुड, लेकिन अब तुम्हें यह खजाने मुझे भी हिस्सेदार बनाना होगा, वरना तुम मुझे धमकी दे रहे हो। मैं केवल कह रहा हूँ कि इतनी सारी दौलत तुम अकेले नहीं पचा पाओगे। वैसे मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन वाली मैन के मन में कुछ और था। मैं शीला के सामने इसकी हत्या नहीं करना चाहता, वरना अभी मारकर समुद्र में डाल देता। खैर, बाद में देख लूँगा साली को। यह कितना रुपया होगा वाली? शीला ने नोटों की गड्डी उठाकर चेक की और चिल्ला उठी, बाली यह नकली है। जाली है? क्या बकती हो? ओ गॉड, ये तो सचमुच नकली है। देखने में बिल्कुल असली लगते हैं, लेकिन सबके नंबर एक ही हैं। ऐसा लगता है छापने वाले से गलती हो गई, सब एक ही नंबर पड़ गया। दूसरी गड्डी देखूं? सभी गड्डी नकली हैं। इसकी कीमत 2 कौड़ी भी नहीं है, और महीनों इसकी तलाश में समय नष्ट करता रहा। लेकिन तुम्हें यह सूचना किस मूर्ख ने दी कि यह खजाना छुपा है? मैंने खुद 2 आदमी को इस खजाने के बारे में बात करते देखा था। बताता हूँ। मैं उस दिन नाइट क्लब में कार पार्किंग में अपनी कार में बैठा 2 व्यक्ति बातें सुनी।
कुल कितने रुपए थे? 3 करोड़। 3 करोड़ का नाम सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। ध्यानपूर्वक की बात सुनने लगा। तो फिर क्या करना? करना क्या है? मैंने उन्हें समुद्र में छुपा दिया है। उन दोनों की बातें मैं अपना अंदाज़ा लगा लिया। उन्हें कारणवश ये मेरे करोड़ों रुपए समुद्र में छिपाए हैं। अपनी बातचीत के बीच में उन्होंने उस शैतान का भी जिक्र किया। अतः मैं दौलत की तलाश में यहाँ आ गया। अपना सब कुछ बेचकर बंगला खरीद लिया और मैं बर्बाद हो गया जयदेव। मेरा ख्याल है उन लोगों ने जाली नोट छापने की गलती हो गई, इसलिए उन्होंने छुपे हुए नोट समुद्र में फेंक दिए। उन्हें उसके लिए बेकार थे। और मूर्ख व्यक्ति उनकी बातचीत सुनकर इस चक्कर में फंस गया। काफ़ी देर तक दोनों अफसोस करते रहे। फिर अचानक जयदेव खुशी होते बोला, यह नोट बेकार नहीं है वाली। मेरे मस्तिष्क में एक योजना आई है। एक बहुत सरकारी आदमी मेरी मुट्ठी में है। उसकी कुछ गलत तस्वीरें मेरे पास है। उसे ब्लैकमेल करके इन जाली नोटों को ठिकाने लगा सकते हैं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा जयदेव। जब जयदेव ने उन दोनों को अपनी योजना बताई, सुनकर दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उसी दिन जयदेव ने फोन पर किसी से कह रहा था, आप जानते हैं कि आप उस गुनाह की तस्वीर मेरे पास है। अगर वह तस्वीर अखबारों में छप जाए तो आपके पद पर नहीं रह सकोगी। इस समय बेहतर यही है कि मेरी बात मान जाइए और लाखों का फ़ायदा होगा। और मुझे भी लगता है तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। तीनों ने फिर गोल्डन टाउन में वेस्ट सड़क पर वैन तेजी से दौड़ी जा रही थी। वैन एक मोड़ पर घूमी जिसे अपना संतुलन बिगड़ गया और फिर सड़क के किनारे एक बिजली के खंभे से टकराई। उसी रात सोनद्वीप पर कुछ अधिकारियों ने इमरजेंसी मीटिंग हुई, जिसमें गृह मंत्री, वित्त मंत्री और सिक्योरिटी चीफ मिनिस्टर फरजान शामिल थे। गृह मंत्री कह रहे थे, हम लोग एक बहुत गंभीर समस्या से निपटने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसे कि आप इन नकली नोटों को देख रहे हैं, बिल्कुल संयोगवश हमारे हाथ लगे हैं। आज शहर में एक वैन एक्सीडेंट हुआ। वैन का ड्राइवर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस वैन की तलाशी ली। उसमें 3 करोड़ के जाली नोट बरामद हुए। 3 करोड़? हाँ, 3 करोड़ की। मेरे आदमी ने नोट देखते ही मुझे सूचना दी। तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचा। नोट उठाकर सरकारी खजाने में जमा कर दिए। लेकिन आपको जाली नोट सरकारी खजाने में नहीं पहुंचाने चाहिए थे मिस्टर फरजान। जी हाँ, मुझसे गलती हो गई। उन नोटों को पुलिस हेडक्वार्टर में ले जाना चाहिए था। खैर, अब उन्हें वहीं पहुंचा दिया जाएगा। समस्या यह नहीं है दोस्तों, बल्कि वह यह जाली नोट किसने छापे। 3 करोड़ के जाली नोट हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। देश में इस तरह का अपराध पहले कभी नहीं हुआ। किसी भी तरह हमें जाली नोट छापने वालों का पता लगाना होगा। फिर वह नोट छाप रहे हों। जी हाँ, अधिकारियों को पता लगाना जरूरी है। हमारे भाग्य में इतने दिनों से हमारे मित्र देश भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक मिस्टर सागर की टीम स्थानीय द्वीप पर आए हुए हैं। इस मामले में वे हमारी मदद कर सकते हैं। गृह मंत्री का इस प्रस्ताव ने सबने समर्थन किया। उसी दिन शाम को समुद्र तट पर सरकारी जाली नोट के मामले में भारतीय जासूस सागर की मदद ले रही बाली, यह बात मुझे सरकारी आदमी ने बताई है, जो अभी हमारे काम कर रहा है। तो फिर हमारी योजना का कबाड़ा वह समझो। भारतीय जासूस बहुत खतरनाक और चालाक है। लेकिन मैंने यह योजना सोच ली है। सागर अपनी सेक्रेटरी रीना के साथ होटल प्लाजा में ठहरा हुआ है। उसका सहायक सलीम गोल्डन टाउन में नहीं है, बल्कि अपने किसी मित्र से मिलने राजधानी गया हुआ था। हम पहले सागर के पीछे हम उसे ठिकाने लगा दें। आइडिया बुरा नहीं है। अपनी योजना को बचाने के लिए हम 10-20 खून कर सकते हैं। अगले दिन सुबह सागर सेक्रेटरी रीना के साथ होटल के कमरे से निकला। दोनों घूमने के लिए बाहर जा रहे थे। काउंटर पर पहुंचा। चाबी यह लीजिए, आपके लिए यह खत है। थैंक यू डियर मिस्टर सागर, एक बहुत महत्वपूर्ण मामले में मुझे आपकी मदद चाहिए। तुरंत मुझसे मिलने का कष्ट करो। सिक्योरिटी चीफ, किसका खत है?
यहाँ के सिक्योरिटी चीफ का मुझसे मिलना चाहता है, वापस आकर मुझे से फ़ोन पर कर लूँगा, फिलहाल घूमने चलते हैं। होटल से बाहर आकर उन्होंने टैक्सी बुलाई। हमें यहाँ से सुंदर स्थलों की सैर करनी है। बैठिए सर, सारी सैर सारी सैर करवा दूंगा। सलीम के साथ सलीम साथ होता तो और मज़ा आता। वैसे 2-4 दिन हमसे आ मिलेगा। एक सुनसान सड़क पर जयदेव ने टैक्सी रोकी और घूमकर सागर के सामने अपने हाथ हथेली करते हुए बोला, सर आप बता सकते हैं क्या चीज़ है? क्या? अगले ही पल जयदेव ने बीच का ट्यूब को तोड़ दिया। उससे बेहोश करने वाली गैस निकली। सागर यह इस तरह की घटना की उम्मीद नहीं थी, इस कारण वह बचाव में कुछ न कर सका और बेहोश हो गया। कुछ देर बाद वाली समुद्र तट पर बंगले में ड्राइंग रूम में सागर और रीना रस्सियों से बंधे पड़े थे। चियर्स जयदेव, तुमने आज बहुत बड़ा काम किया। चियर्स, लेकिन आज अभी अधूरा है। पहले इन दोनों को समाप्त करके समुद्र में फेंकना है। सागर को होश आ चुका था, जबकि रीना अभी बेहोशी थी। कौन हो तुम लोग, और मुझे तुम्हारी दुश्मनी क्या है? कोई दुश्मनी नहीं है, बस हम तुम्हें मारकर अपना रास्ता साफ करना चाहते हैं। इसमें ज़्यादा बातें न करो। दोनों को फिलहाल गैरेज में पहुंचा देते हैं, कल किसी वक्त इन्हें मारकर समुद्र में डाल देंगे, ठीक है? उधर सागर रीना जब देर रात अपने होटल में वापस नहीं पहुंचे तो होटल मैनेजर ने उन्हें गायब होने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने अखबार वालों को पता चल गया और अगले दिन अखबार में बात छप गई। भारतीय जासूस सागर उसकी सेक्रेटरी रीना लापता। खबर पढ़कर सिक्योरिटी चीफ मिस्टर फरहान फोन गृह मंत्री को कर रहे थे। सर, लगता है भारतीय मिस्टर सागर का अपहरण कर लिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि जाली नोट छपने वाले किसी तरह पता चल गया कि सागर की मदद लेने वाले थे। मिस्टर सागर किसी भी तरह तलाश कराया जाए। सागर गायब होने पर खबर सलीम ने भी पढ़ी। मुझे आज ही गोल्डन टाउन जाना होगा। तुरंत एयरपोर्ट पर फोन किया। गोल्डन टाउन के लिए पहली फ्लाइट किस समय मिलेगी? 7 बजे। उधर सागर और रीना गैरेज में पड़े थे। रीना अब भी बेहोश थी। यह हम किस चक्कर में फंस गए सागर साहब? मैं खुद हैरान हूँ। कुछ अजनबी लोग हमारा अपहरण कर लिया, हमें मार डालना चाहते हैं। हमें यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। तुम करवट लेकर मेरी और अपने हाथ कर दो। यदि तुम्हारी उंगलियां सुन हैं, फिर मैं तुम्हारे बंधन खोलने की कोशिश करता हूँ। कुछ देर बाद कंपक्तों ने बड़ी मजबूत गांठ लगाई है। कोशिश कीजिए, यह जिंदगी और मौत का सवाल है। काफ़ी देर बाद सफलता मिली। रस्सी ढीली हो गई है, थोड़ी कोशिश कीजिए। कर रहा हूँ। आखिर रीना के हाथ का बंधन मुक्त हो गई और उसने फुर्ती से अपने पाँव भी खोल डाले। फिर वह सागर के बंधन खोलने के लिए उसकी ओर बढ़ी। तभी गैरेज का दरवाज़ा खुला। अरे तुमने, किसने खोला? रीना ने आश्चर्य का लाभ उठाकर शेरनी की तरह छलांग लाई रीना पर जा पड़ी। रीना ने उसे बुरी तरह दबोच लिया और उस पर घूंसे बरसाने लगी, लेकिन अचानक शीला उसे ऊपर उछाल दिया। लेकिन फर्श से टकराते ही रीना उछल कर खड़ी हुई और शीला भी उठ खड़ी हुई। रीना ने इस प्रकार की लड़ाइयों की ट्रेनिंग ले चुकी थी। अगले ही वार में शीला को बेहोश कर दिया। फिर रीना ने सागर के बंधन खोल डाले। गैरेज का दरवाज़ा खुला है रीना, हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। उन्हें सावधानीपूर्वक गैरेज से बाहर झाँका। अरे रीना, हमें कार तक पहुँचना है, चलिए। वे सुरक्षित कार के बाहर पहुंचे और सागर ने स्टार्टर की तार खींचकर तोड़ डाली और अगले पल मिलाया। अगले ही पल स्टार्ट हो गई। हमारा सौभाग्य से गेट भी खुला है। जैसे ही गाड़ी बाहर बंगले से निकली, बाली और जयदेव भीतर की ओर दौड़ कर आए। गजब हो गया, लोग फरार हो गए, लेकिन शीला कहाँ है? जल्दी ही उन्हें शीला को गैरेज में बेहोश मिला। यह तो बुरा हुआ जयदेव। सागर अब पुलिस
को लेकर हमारे बंगले पर रेड कर सकता है। चिंता न करो, हम अभी उस सरकारी आदमी को फोन पर बात करता हूँ, वह सागर को संभाल लेगा। ड्राइंग रूम में जाकर बाली शीला को होश में लाने की कोशिश करता रहा। जयदेव फोन पर बात करने गया। मैंने उससे बात कर ली है बाली, सरकार सागर को वह संभाल लेगा। हमारा प्रोग्राम अभी उसी तरह चलेगा। ठीक 9:30 बजे हमें यहाँ से चलना है। और सागर और रीना हाईवे पर पहुंच चुके थे। अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। धिक्कार है, इसका फ्यूल खत्म हो गया। उतरो, कहीं वह हमारा पीछा न कर रहे हो। यहाँ भी भाग्य ने उनका साथ दिया। एक ट्रक वहाँ से गुजर रहा था। सागर ने ट्रक वाले को हाथ देकर रोका, शहर तक की लिफ्ट की प्रार्थना की। पीछे बैठ जाओ, धन्यवाद। और शहर पहुंचकर उन्हें ट्रक से उतरकर टैक्सी ली। हम सिक्योरिटी चीफ मिस्टर फरजान के यहाँ चले, उनसे मिलना जरूरी है। टैक्सी से उतरकर वह फरजान की कोठी में प्रविष्ट हुए। मेरा नाम सागर है, मिस्टर फरजान का घर है। ओह मिस्टर सागर, मैं उनका सेक्रेटरी, फरजान का सेक्रेटरी। मेरा नाम दिवाकर है। थोड़ी देर बाद वह फरजान के सामने थे, उसकी लाइब्रेरी में बैठे थे। सागर अपने अपहरण की ओर वहाँ से फरार होने की सारी कहानी सुना चुका था। मुझे खुशी है कि आप बदमाशों के चुंगल से बच निकल आए, लेकिन वे कौन थे और हमारा अपहरण क्यों किया? फरजान ने उन्हें जाली नोटों के विषय में बताया और फिर बोला, मेरा विचार है किसी तरह उन बदमाशों को पता चल गया कि हम इस केस में आपकी सहायता लेने वाले हैं। अगर आप चाहते तो मैं उन बदमाशों के अड्डे पर देख चल सकता हूँ। उन्हें हमें कैद किया था, वह हम बाद में चलेंगे। इस वक्त सबसे ज़रूरी काम है जाली नोटों जो गलती से सरकारी खजाने में पहुँच गई। आज उन्हें खजाने से निकालकर पुलिस हेडक्वार्टर में पहुँचाना है। 9:30 बजे उन नोटों को लेकर सरकारी खजाने से निकलेंगे। मुझे दूर रहकर उन वैन की निगरानी करनी है। आपके विचार से उन जाली नोटों को लूटने की कोशिश कर सकता है। आप आराम से बैठिए, मैं ज़रा एक फ़ोन करके आता हूँ। अकेले रह जाने पर रीना ने कहा, भला कोई जाली नोटों को लूटेगा? फरजान की बात सुनकर मैं खुद हैरान हूँ। दोनों को बातें में व्यस्त कर लाइब्रेरी का दरवाज़ा थोड़ा खुला और एक हाथ भीतर आया। मेरा ख्याल है कि वह जाली नोट और हाथ से एक शीशे की ट्यूब कमरे में फर्श पर पड़ी। अरे गैस! और ट्यूब में बेहोश करने वाली गैस थी, जिससे अपना प्रभाव दिखाया और दोनों बेहोश होकर लुढ़क गई। रात के 9:30 बज रहे थे। सड़क के किनारे छिपाई गई एक वैन। शीला और बाली जयदेव सतर्क बैठे थे। 9:45 बजे सरकारी खजाने की वैन यहाँ पहुँच जाना चाहिए, यानी हमारे करोड़पति बनने का सिर्फ 15 मिनट शेष रह गए। हाँ जयदेव, चलो हम वैन में पीछे भाग में चलकर मोर्चा संभाल लेते हैं। शीला, तुम खजाने की वैन को देखते ही गाड़ी स्टार्ट करना, सड़क पर ले आना और उनका रास्ता रोक देगी। ओके। दोनों वैन से उतरकर पिछले भाग में पहुंचे। स्टेन गन संभाल लो, तैयार हो जाओ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। शीला की नज़रें सामने सड़क पर जमी हुई थी। ठीक 9:45 बजे सरकारी खजाने की गाड़ियाँ दिखाई दी। वह आ रही हैं, गाड़ी स्टार्ट कर रही। और जैसे ही खजाने की वैन निकट पहुंची, शीला ने अपनी वैन सड़क पर लेकर उनका रास्ता रोक दिया। गार्ड संभल भी न पाए कि रास्ता रोकने वाली वैन के पिछले भाग से 2 खिड़कियों से स्टेनगन की नाले बाहर निकली और शीला ड्राइविंग सीट पर लुढ़क कर बैठ गई। बाली और जयदेव ने लगातार फायरिंग कर रहे थे। सिर्फ 2 ही मिनट फायरिंग में खजाने की वैन के सारे गार्ड मारे गए। अब चलो, रास्ता साफ है। दोनों वैन से कूदकर खजाने की गाड़ी की ओर भागे। शीला, गाड़ी को सीधा कर लो और तैयार हो जाओ। खजाने की वैन का पिछला लॉक था। वैन के भीतर का दरवाजा बड़ा संदूक रखा था। जल्दी संदूक उठाओ। संदूक उठाकर दोनों अपनी वैन में ले आए। चलो शीला। शीला ने वैन तेजी से सड़क पर दौड़ा दी। सलीम 9:30 बजे गोल्डन टाउन एयरपोर्ट पर उतरा। वह टैक्सी
से शहर की ओर आ रहा था। पुलिस हेडक्वार्टर में सागर और रीना के बारे में भी कोई जानकारी मिलेगी? टैक्सी चौराहे को पार कर रही थी कि दाईं ओर से एक वैन तेज रफ्तार से आई। अगर टैक्सी का ड्राइवर समय पर ब्रेक नहीं लगाता तो वैन से टकराना निश्चित था। उस वैन का ड्राइवर साला पागल था। पागल कहो दोस्त, मैंने उसे एक लड़की को चलाते देख रहे थे। लड़की? लेकिन वह शैतान की खाला इस तरफ कहाँ से आ रही थी? आगे तो कोई आबादी नहीं, एक आधा फार्म हाउस से बस गई होगी कहीं, हमें क्या लेना देना, टैक्सी चलाओ। सलीम ने टैक्सी पुलिस हेडक्वार्टर के सामने उतरा। ओह, यहाँ तो काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। कुछ देर बाद वह पुलिस कमिश्नर के सामने बैठा था। ओह, आप मिस्टर सलीम, अच्छा हुआ आप आ गई। सागर साहब की कोई खबर मिली? अभी तक तो नहीं, हम लोग बहुत परेशान हैं। अभी कुछ देर पहले सरकारी खजाने की एक वैन लूट लिया गया जिसमें 3 करोड़ के जाली नोट थे। सारी कमिश्नर साहब, मुझे जाली नोटों से कुछ मतलब नहीं। मैं सिर्फ सागर साहब के बारे में जानना चाहता हूँ। सागर साहब का अपहरण का संबंध उन्हीं जाली नोटों से है जनाब। वह कैसे? कमिश्नर ने विस्तार से उसे बात बताई और फिर अंत में कहा, हमारा ख्याल है सरकारी वैन उसी गिरोह ने लूटी है जिसके सागर साहब का अपहरण किया है। वैन के साथ गए सुरक्षा गार्ड्स में से एक गार्ड को गोली लगने के बावजूद भी जिंदा बच गया। उसने बताया कि लुटेरे एक सफ़ेद वैन में थे, उनके साथ एक लड़की भी थी, वैन चला रही थी। सफ़ेद वैन लड़की? जी हाँ। सलीम उनकी बात समझ गया और एयरपोर्ट पर से आते वक्त लुटेरे की वैन को देखा था। उधर सागर को होश आया तो स्वयं को एक ड्राइंग रूम में पाया जहाँ पहली बार उसका अपहरण करके लाया गया था। ओह गॉड, यह तो वही जगह है। कुछ देर बाद रीना भी होश आ गया। हम फिर उन बदमाशों के चुंगल में फंस गए सागर साहब। अगर हम तो सिक्योरिटी चीफ फरजान के घर पहुंचे थे। मुझे भी यही हैरत है। आपकी हैरत दूर करने के लिए मैं हाजिर हूँ हजूर। हाँ हाँ, आप हैरान होने की बात है। भला कौन सोच सकता है कि आपका अपहरण कर सकता हूँ? तुमने हमारा अपहरण किया, लेकिन क्यों? 3 करोड़ का मामला है मिस्टर सागर, और मुझे डर है कि आप हमारे प्रोग्राम को गड़बड़ा सकते हैं, इसलिए आपका अपहरण किया गया। लेकिन आप भाग निकले। मजबूरन मुझे आपको दोबारा काबू करना पड़ा। मैं कुछ समझा नहीं। अब आपकी ज़िंदगी कुछ ही घंटे बाकी हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हम 3 करोड़ के जाली नोट असली नोट में बदलना चाहते थे और यह काम सरकारी खजाने से ही हो सकता था। अतः एक योजना के अंतर्गत हमने वह जाली नोट सरकारी खजाने में पहुँचा दिए और सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ, इसलिए मुझे उन नोटों को असली नोटों में बदलने में कोई परेशानी नहीं हुई। आज सरकारी वैन में 3 करोड़ के जाली नोट लेकर निकली। वास्तव में वे असली 3 करोड़ रुपये होंगे और उन्हें अब मेरे साथी लूट चुके होंगे। यानी तुम गद्दार हो? सिक्योरिटी चीफ होकर तुम अपने पद और देश की गद्दारी कर रहे हो? मजबूरी है मिस्टर सागर। कुछ लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, यह काम करवा रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा इसका फ़ायदा क्यों न उठाऊं। इसलिए मैंने उन शैतानों का बाप बनने की ठानी और अपने सिक्योरिटी दिवाक को राजदार बना लिया। अब हमारा प्रोग्राम यह है कि वो ब्लैकमेल करने वाले और जयदेव 3 करोड़ रुपये लेकर यहाँ आएगा और उनको गोली मार देंगे और 3 करोड़ रुपये को आपस में बांट लेंगे। और हमारा क्या करोगे? आई एम सॉरी मैडम, आप दोनों को हमारी इस योजना की भेंट करना होगा। मुझे आपकी मौत पर अफसोस है, मगर मैं मजबूर हूँ। तुम कमीने हो फरजान, बल्कि हरामजादे। शट अप, यू शट अप बास्टर्ड। मैं तुम जैसे जलील इंसान से नफरत करता हूँ। दूर हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, गद्दार कहीं के। इसका दिमाग खराब है। जाओ दिवाकर, हम चलते हैं। जयदेव और बालिक के स्वागत की तैयारी करते हैं। फरजान और दिलावर जाने के बाद मैंने इसको इस तरह गालियाँ देने पहली बार देखा। क्या क्या हो गया आपको? मैं क्रोध में दिवाकर
मैं उसे क्रोध दिलाना चाहता था, वह झुलसाकर यहाँ से चला जाए और अपना सिगरेट लाइटर उठाना भूल जाए। मैंने मनोवैज्ञानिक चाल चली जिसका कामयाब हो गया। वह लाइटर भूल कर चला गया। सलीम पुलिस कमिश्नर की वैन के बारे में कुछ नहीं बताया और वह अकेला ही उसकी तलाश में निकल पड़ा। कमिश्नर से कहकर वह एक मोटरसाइकिल प्राप्त कर ली। वैन इस तरफ गई थी। सागर साहब तक पहुंचने का अब एक ही तरीका है, वैन की तलाश करके लुटेरे के जरिए सागर साहब तक पहुंच सकता हूं। उधर बाली जयदेव और शीला के साथ मिलकर जश्न मना रहे थे। उस वक्त फार्म हाउस में थे। चीयर्स। हम तीनों ने करोड़पति हैं। हम 3 करोड़ रुपए बिल्कुल असली हैं। चीयर्स। तभी दूसरे कमरे की फोन की घंटी बजी। उसी का फोन होगा, सुनकर आता हूँ। कुछ देर बाद वह फोन सुनकर वापस आया। उसने हमें वहीं बुलाया है। बाली कहता है कि रुपये लेकर वहीं पहुंच जाओ, हमारा हिसाब किताब वहीं होगा और वह मिलकर सागर और सेक्रेटरी को भी ठिकाने लगा देगी। हमें उसकी बात तो माननी पड़ेगी। तो चलो, संदूक उठाकर वैन में रख लो। उस वैन को यात्रा करना अब खतरनाक न हो। नहीं, क्योंकि जितने लोग थे सब वैन को देखा था। हमारी गोलियों का शिकार हो गई। कोई भी यह बताने के लिए अब जिंदा नहीं बचा। अतः कुछ देर बाद वे लोग नोटों से भरा संदूक लेकर वहां से रवाना हो गए। उधर वैन इसी सड़क पर आगे कहीं जाकर कोई आबादी होगी। कुछ देर चलने पर अचानक वही वैन तुरंत मोटरसाइकिल मोड़ी और वो वैन के पीछे लग गया। अब इसे नजरों से ओझल नहीं होने दूंगा। बहुत सावधानी के बीच काफी दूर तक वह वैन का पीछा करता रहा। ऐसा लगता है समुद्र तट की ओर जा रहे हैं। यहाँ सागर खुद को आजाद करने के लिए संघर्ष में जुटा था। रीना, तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं। तुम मेरी उंगलियों और हथेली का काम वह लाइटर तुम्हारे हाथ में दूंगा। तुम लाइटर जलाकर मेरे हाथों की रस्सी में आग लगा देना, लेकिन इस तरह अपने हाथ भी जल सकते हैं। अगर जान बचानी है तो जलने की पीड़ा सहन करनी होगी। और वह मेज पर लाइटर दांतों में पकड़कर उठा लिया और लाइटर लाकर उसने रीना के बंधे हाथों की उंगलियों में पकड़ा दिया। बस छोड़ दीजिए, मैंने संभाल लिया। और 2 बार कोशिश करने के बाद लाइटर जलाने में सफल हो गई। शाबाश, ऐसे पकड़े रहो। आखिर अपनी कोशिशों में सफल हो गया। रस्सी में आग पकड़ ली और उसके साथ ही अपनी कलाइयों में जलती महसूस हुई। और कुछ ही क्षणों में रस्सी जल गई और उसके हाथ आजाद हो गए। थैंक गॉड। उसके बाद सरलता से सब कुछ सरलता से हो गया। अपने पांव खोले और रीना के बंधन खोल डाले। अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? दरवाजा बाहर से बंद कर गए हैं। कोई तरकीब लड़ानी पड़ेगी। उधर सलीम वैन को समुद्र तट पर एक बंगले के गेट में प्रवेश होते देखा। उसने अपनी मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी रोकी। पता नहीं उस बंगले में कितने आदमी होंगे। फरजान और उसकी सेक्रेटरी दिलावर एक खिड़की से बंगले के पार्च में नजर रखे हुए थे। होशियार, वे आ रहे हैं। पार्च में रुकी और तीनों बाहर निकले। संदूक भी निकाल लेते हैं। हाँ, निकालो। फरजान और दिलावर खिड़की से निशाना साध रहे थे। फायर। टेट। कुछ ही देर बाद तीनों वैन के निकट मृत पड़े थे। इनकी मौत हुई। अब सागर और उस सेक्रेटरी की बारी है। इन्हें लेकर आओ। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही रीना के कान में पहुंच गई। सागर और रीना की आवाज़ कान में पहुंच गई। लगता है उन्होंने अपने साथी को मार डाला। अब हमारी बारी है। तभी दरवाजे के बाहर आट हुई। कोई आ रहा है। दीवार के पीछे लगकर खड़ी हो जाओ। दरवाजा खुला और दिलावर भीतर प्रविष्ट हुआ। अरे, यह लोग कहाँ गए? हम यहाँ हैं बेटे। अगले ही क्षण सागर उछाल लगाकर उस पर जा पड़ा और कराटे का जोरदार वार से उसकी गर्दन पर किया। सागर के एक बार में दिलावर बेहोश हो गया। सागर ने उसकी स्टैंड गन उठा ली। रीना, तुम यहीं रुको, मैं अभी बाहर से आता हूँ। और सामने की ओर कमरे की दरवाजा। शायद फरजान अंदर है।
फरजान सचमुच भीतर था। हेलो फरजान, तुम दिलावर कहाँ है? वह कमरे में आराम कर रहा है, तुम अपनी स्टेन गन फेंक दो। तभी रीना दरवाज़ा ड्राइंग रूम से वहाँ पहुँची। क्या हुआ मिस्टर सागर? ओह, तुम भी वहीं, रुक जाओ रीना। लेकिन रीना फरजान का निशाना पर आ चुकी थी। हाँ हाँ, तुम स्टेन गन फेंक दो सागर, चाहे तो तुम मुझ पर गोली चला सकते हो, लेकिन मरते मरते तुम्हारी सेक्रेटरी रीना को छलनी कर दूंगा। रीना ने यहाँ कर अजीब मुसीबत में डाल दिया। फायरिंग की आवाज़ सुनकर सलीम ने भी सुनी, अतः वह अपनी पिस्तौल निकाल कर दौड़ता हुआ बंगले के गेट पर आया। ओ गॉड, यहाँ तो बाकायदा जंग हुई है। अगर सागर और रीना भी यहाँ है तो उन खतरे में होंगे, मुझे भीतर चलना चाहिए। अचानक उसकी नज़र सामने खुली खिड़की पड़ी। ओह, खिड़की खुली है। खिड़की से वह सुरक्षित पहुंच गया और उसने सावधानी से भीतर जाकर बोलो, स्टैंड गन फेंकते हुए रीना को समाप्त कर दूं। ओह, सागर साहब खतरे में है। मैं गोली चला रहा हूँ सागर, नहीं। तभी सलीम ने खिड़की से फायर किया। आह! सलीम ने पहले फरजान की स्टेन गन उठाकर अपने कब्जे में ली, फिर सागर को अपनी तरफ वहां पहुंचते ही कहानी सुनाने लगा। मेरे यहाँ पहुंचने को आप संयोग ही कह सकते हो जनाब, कहकर उसने सारी बात बताई। बंगले में फ़ोन से सागर पुलिस को हेडक्वार्टर फ़ोन किया। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस कमिश्नर अपने दल बल के साथ पहुँच गया। सागर और फरजान अपराध को पूरी कहानी सुनाई और वह खामोश हुआ। कमिश्नर बोला, मेरा देश आपका उपकार कभी नहीं भूलेगा सागर और सलीम साहब। आपने अपनी आपने हमारी आस्तीन में छुपे सांप को कुचल कर बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। अगले दिन सोनदीप पर सभी अखबार में सागर सलीम की प्रशंसा से बड़े पड़े थे। समाप्त दोस्तों।